जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और लक्ष्य आईएएस चैनल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी आरओ की परीक्षा के लिए हमारा एक अलग सीरीज चल रही है और जिसे कहते हैं बूस्टर, है ना, समीक्षा अधिकारी एग्जाम बूस्टर। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक टॉपिक ऐसा उठाते हैं जहां से संभावना होती है क्वेश्चन आने की, और वो ऐसे टॉपिक होती है जहां से क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं आप लोगों के, है ना। या तो उसमें कोई क्रम होता है या तो एक लंबी श्रृंखला होती है, उसको याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको एक बार में याद कर लें। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोगों ने लिया है अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनको, चाहे वो शिलालेख हो, चाहे स्तंभ लेख हो, चाहे वो गुहा लेख हो ना। गुहा मतलब कि जो है पत्थर की ढेर सारी गुफाएं बनवाई गई हैं, चाहे उसमें लिखित साक्ष्यों की बात करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अशोक के अभिलेख का महत्व क्या था, अशोक के अभिलेख कहाँ मिले, कौन कौन से नाम के मिले, कितने अभिलेख थे, और स्तंभ लेख कितने थे, लघु शिलालेख कितने थे, और गुफाएं कितनी थी, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट चीजें जो जहां से कैसे जो है क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग वो टॉपिक लेंगे। और ये बहुत जल्द मतलब कि आपको समझना है, नोट्स बना लेना है, और ये डिटेल क्लास में आप पढ़ते ही हैं, लेकिन ये बूस्टर है तो आपका जो है रिवीजन चलता रहे, इसलिए हम लोगों ने इस क्लास को अरेंज किया और इस क्लास को आपके एग्जाम तक ही मिलता रहेगा। जैसा कि अशोक के समय में देखिए ये स्तंभ लेख आपको मिले हुए हैं, इस तरह से स्तंभ मिले हुए हैं, और इस तरह से शेर का चित्र मिला हुआ है, इस तरह से आपका स्तंभ मिला हुआ है। और ये जो स्तंभ पत्थर के होते, देखिए एकाश पत्थर होता था ना, मोटा सा पत्थर होता था, लगा होता, तो इसी में ये जो है ढेर सारी इसमें वो लिखी हुई है, आकृति लिखी हुई है। और ये सारी की सारी किस लिपि किस उसमें लिखी हुई है, ये सारी की सारी ब्राह्मी में लिखी हुई है, ठीक ना। ब्राह्मी लिपि है, ये ब्राह्मी लिपि है, और ये ब्राह्मी लिपि में ही अशोक के सारे अभिलेख मिले हुए हैं। सारे अभिलेख किसमें मिले हुए हैं? सारे अभिलेख ब्राह्मी में मिले हुए हैं। लेकिन ध्यान रखना कुछ अपवाद भी हैं, उन अपवादों को देखना है। अपवादों में कुछ अभिलेख आपके जो है अलग भाषा में मिले हैं, उनको नाम बहुत पूछा जाता है, तो हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं जरा कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये अभिलेख हमको पता ही नहीं था, और ये अभिलेख हम देखते तो थे लेकिन जानकारी हमको नहीं थी। पहली बार इन अभिलेखों की जानकारी टी फैन, मैं आपको जरा दूसरे पेज में लेके चलता हूं। अशोक के जो अभिलेख हैं, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख की जानकारी किसने दी? तो 1750 में, ठीक ना। 1750, अब समझिए कि 1750 और कहां अशोक का कार्यकाल था 300 बीसी के पहले, ठीक ना। और 1750 में टी फैन, अब ये अंग्रेज जैसा नाम नहीं लग रहा है, टी फैन ने पता लगाया था कि हाँ ये यार कुछ इस तरह के ये पत्थर हैं, और ये जो है इसमें कुछ लिखा भी हुआ है। इनको पता नहीं था कि क्या लिखा हुआ है, ये पत्थर कब के हैं, कितने पुराने हैं, क्या किसके समय में, ये नहीं पता था। लेकिन अशोक के स्तंभों का पता पहली बार इन्होंने लगाया था, जिनका नाम था टी फैन, ठीक ना। उसके बाद में अब जाहिर की बात है इन पे खोज होने लगी, क्या है कैसे हैं। तो 1837 में पहली बार इन अभिलेखों में लिखा क्या है, इसको पढ़ने का काम किया गया। लिखा क्या है ना, ये जानकारी किसने दी? तो 1837 में ये जानकारी बहुत अच्छे से आपको पता है जेम्स प्रिंसेप ने दी थी। जेम्स प्रिंसेप, ठीक ना। जेम्स प्रिंसेप ने, दूसरे तरह से क्वेश्चन बनता है कि पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने? तो पहली बार पढ़ा किसने? तो आपका नाम जो है नाम आप बताएंगे। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। अब देखिए जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था, और उसके बाद में इस ब्राह्मी में लिखा क्या है ये आपको जानकारी हुई। उसके पहले अशोक ने अभिलेखों में क्या लिखाया था, क्या नहीं लिखाया था, कोई ऐतिहासिक जानकारी आपको नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 पॉइंट ये। और जो अशोक है, अशोक ने जो अभिलेख लिखाए या अभिलेख या गढ़वाए या ढेर सारे पत्थर के एकाश पत्थर या गुफाओं में लिखवाया, उसका उद्देश्य क्या था? तो पहली बात तो ये उद्देश्य सारा का सारा प्रशासनिक था, ठीक ना, प्रशासनिक था। अब प्रशासनिक के साथ में आर्थिक भी आएगा कि कुछ अर्थव्यवस्था की भी उल्लेख मिलते हैं। किस अभिलेख में अर्थव्यवस्था का उल्लेख मिला है ये भी हम आज आपको बताएंगे, और पूरा का पूरा मैप बेस रहेगा, सारा कुछ याद हो जाएगा। दूसरी चीज, कुछ गुफाएं मिली हैं जो धर्म की जो है धर्म का संकेत देती हैं, ठीक है ना। तो उनको कह सकते हैं कि जो गुफाएं हैं वो धार्मिक हैं, ठीक है ना, वो धार्मिक है। तो आपको देखिए प्रशासनिक भी हो गया, आर्थिक भी हो गया, धार्मिक भी हो गया। तो मतलब जो अशोक का प्रशासन था उसमें हम तीनों पक्ष देखते हैं
प्रशासन भी देखते हैं कि प्रशासन कैसा चल रहा था, प्रशासन में कौन कौन से लोग थे, किस प्रकार के अधिकारी थे, किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। दूसरा, धर्म किस प्रकार का था, धर्म की आस्था क्या थी, धर्म में मानवता क्या थी, या किस तरह से धर्म को माना जाता था, ये भी आपको करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम ऐतिहासिक काल के इन अभिलेखों की बात करते हैं। तो एक आता है शिलालेख, ठीक ना, शिलालेख। अब शिलालेख में दो पार्ट हैं, एक बृहद शिलालेख है, ठीक ना, बृहद है, और एक लघु है, ठीक ना। ये 8 जगह से मिले हुए हैं, 8 स्थान से मिले हुए हैं। और एक जो बृहद अभिलेख है, बृहद शिलालेख है, इसमें 14 आज्ञाएं लिखी हुई हैं, 14 नियम लिखे हुए हैं। तो इनको कहते हैं 14 बृहद शिलालेख, ठीक ना। और ये मिले कितने जगह से हैं, तो मिले कितने जगह से हैं, 8 जगह से। इन 8 स्थानों का नाम लिखना है। और ध्यान रखना, ये जो 8 स्थान है इनको भी हम बताएंगे। लगभग भारत के तटीय इलाके, तटीय मतलब जो इनको कहते हैं तटवर्ती, मतलब जो भारत का किनारा है वहां मिले हुए हैं। ये 8 एक नजर में अभी आप याद कर जाएंगे। कुछ लघु स्तंभ लेख मिले हुए हैं, ये टोटल 7 हैं, जिसमें से लगभग 5 से 6 की चर्चा होती है, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब ये तो शिलालेख की बात होगी। शिला, बड़े बड़े शिलाएं होती थी ना, पत्थर का एक बड़ा सा वो होता था, उसी में लिखवा दिए जाते थे। उसके बाद में आता है स्तंभ लेख, ठीक ना, स्तंभ लेख आता है। अब देखिए, शिलालेख में स्तंभ लेख में अंतर है। ये एकाश में होता है, लंबाई में होता है। जैसे ये पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, ये स्तंभ लेख हो जाएगा। सारनाथ में मिला हुआ है, लौरिया नंदनगढ़ में मिला हुआ है, लौरिया अरराज में मिला हुआ है, ये सारे के सारे स्तंभ लेख हैं, ठीक है। अब स्तंभ लेख अगर मिले हुए हैं तो अब इसमें जैसे टोपरा मेरठ का अभिलेख हो गया, टोपरा का अभिलेख हो गया, कौशाम्बी का अभिलेख हो गया, ये सारे के सारे स्तंभ लेख में आएंगे, स्तंभ लेख में आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक मिलता है दीर्घ स्तंभ लेख, है ना, एक बड़ा मिलता है, और एक लघु स्तंभ लेख मिलता है, ठीक ना। तो दीर्घ और लघु आपको बस स्तंभ लेख अलग याद रखना है, और जो शिलालेख हैं इनको अलग से याद रखना है। इसी को हम आपको बताएंगे। और तीसरा आता है गुहा लेख, ठीक ना। अब जैसे आपने बौद्ध धर्म को पढ़ा तो उस समय पर आपने देखा कि बाराबर की पहाड़ियों में आजीविकों को दान दिया गया था, बाराबर की पहाड़ियों में, और नागार्जुनी पहाड़ियों में, नागार्जुनी पहाड़ियों में और बाराबर की पहाड़ियों में दान दिया गया था। तो इसमें क्या होता था कि इसमें गुफाओं को काट करके कुछ घरोंदा जैसा बना दिया गया था, और वहां पर वो पुजारी होते थे, वहां कहते थे ताप रहो। लेकिन अब वहां पे अगर बनवाएंगे तो सरकार कुछ ना कुछ तो चाहेगी ना, तो अशोक कुछ में कुछ लेख लिखा देता था, तो वो धार्मिक होते थे। मतलब इसमें धार्मिक आस्था पता चलती है कि जो साम्राज्य था, जो राजा था, वो धार्मिक आस्था भी रखते थे। और उस तरह से बाराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में उसने ढेर सारी गुफाएं भी दान करवाई, ढेर सारी गुफाएं भी खुदवाई हैं। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद में धर्म की आस्था बताती है कि धर्म में आस्था इतनी थी कि अशोक ने बहुत देशों में, बहुत से पड़ोसी देशों में प्रचार अभियान भेजे, ठीक ना। जैसे सीरिया भेजा, मिस्र भेजा, ग्रीस भेजा, श्रीलंका भेजा, तिब्बत भेजा, ये सब जगह पर धर्म प्रचार करवाया था। तो इसकी भी जानकारी इसके अभिलेखों में ही मिलती है, समझ रहे हैं। तो चलो हम लोग अब बात करते हैं कि ये जो शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है, ये कौन कौन से कहां पर है। इनको बस एक ट्रिक के माध्यम से, मतलब मैप बेस में हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए, अब ये जो लिखा हुआ एकाश पत्थर था, टूटने के बाद में ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, ठीक ना। अब ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है तो ये अब अभी तक पढ़ी नहीं गई, लेकिन जेम्स ब्रिस्टल में पढ़ लिया। अब इसमें क्या लिखा हमको नहीं पता है, लेकिन ये जो ब्राह्मी लिपि जानकार है उनको पता है कि अशोक ने ये आदेश लिखवाया था। अब इसमें देखिए, एक आदेश हो गया, 2 आदेश हो गया, 3 आदेश, तो इस तरह से आदेश लिखे हुए हैं कि जनता के बीच में हमारी जो अधिकारी है वो किस तरह से काम करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर बता दें, इलाहाबाद का ये पिलर एडिक्ट है, इलाहाबाद में जो लिखा है, मतलब लगा हुआ है, और इलाहाबाद के अभिलेख में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप इसको मान सकते हैं कि देखिए, इलाहाबाद के अभिलेख में 3 शासकों का अभिलेख मिलता है ना, 3 शासकों का अभिलेख है ये। एक अशोक ने इसको स्टार्ट कराया, अशोक ने इसको गढ़वाया, अशोक ने पहला अभिलेख किया। फिर समुद्रगुप्त के विजय अभियान इसी में मिलते हैं, समुद्रगुप्त की विजय अभियान यही मिलता है, ठीक ना, जितने भी विजय की थी। तो समुद्रगुप्त का दूसरा अभियान, मतलब दूसरा हो गया लेख। तीसरा, अशोक के समय में जहांगीर ने, ठीक ना, तीसरा अभिलेख इसी में लिखवाया था। कौन सा? इलाहाबाद का पिलर ऑफ एडिक्ट था, मतलब पिलर में ये लिखा हुआ है। अब ये ध्यान रखना, ये क्या है, ये शिलालेख नहीं है, ये स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर आता है
कि देखिए जौगढ़ और धौली और जौगढ़ में लेख मिला हुआ है, तो किस तरह का मिला हुआ है हमको पढ़ना वढ़ना ये सब चीजें हमको नहीं पता है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं इस तरह से अभिलेख मिले हुए हैं, ठीक ना। भाई जहांगीर ये लिखा हुआ है, ठीक ना। फिर अशोक, फिर जो है उसका कौशाम्बी एडिक्ट, हाँ ये नाम लिखा हुआ है, ठीक ना। तो नाम भी लिखा हुआ है कि जहांगीर के समय का है कि समुद्रगुप्त के समय का है, ठीक ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से आप कर सकते हैं कि 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो बराबर की गुफाएं हैं कुछ इस तरह से एकाश पत्थर होता था, इसी को काट काट करके इसके अंदर जो है जगह बनाई जाती थी, पत्थर है इसको काटा। और यहाँ पर भी ढेर सारा लेख लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि ये नागार्जुनी पहाड़ियां हैं, देखिए यहाँ पर ये लाइन से लेख लिखे हुए हैं, तो इस तरह से लेख लिखे हैं। तो आज की डेट में इनको पढ़ते हैं, आप पढ़ने के बाद इतिहास का अंदाजा लगाते हैं कि इतिहास इस तरह से रहा होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अब अशोक के अभिलेखों की, है ना। पहले बात करते हैं शिलालेख की। शिलालेख अशोक के 14 शिलालेख हैं, मतलब 14 शिलालेख हैं, शिलालेख हैं। और ये मिले कितने जगह से हैं? 8 स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे क्वेश्चन तो बड़ा यहीं से बनता है, ठीक ना। वो 14 शिलालेख क्या है आपको बुक में मिल जाएगा कि पहले में क्या लिखा, दूसरे में क्या लिखा, तीसरे में। लेकिन अभी हम लोग स्थान की बात करते हैं, कौन कहां से प्राप्त हुआ। पहली बात तो ध्यान रखना, ये सारे के सारे अभिलेख 8 में से 6 अभिलेख ब्राह्मी में लिपे हुए हैं, ब्राह्मी में है, और 2 हैं किसमें, ये है खरोष्ठी में। खरोष्ठी अभिलेख में 2 मिले हुए हैं। अब ध्यान रखना है, खरोष्ठी जो लिपि होती है ना, वो सेम उर्दू की जैसी होती है, मतलब दाहिने से बाएं की तरफ लिखी जाती है। अब आपको याद करना है, कैसे याद करेंगे, कौन सा खरोष्ठी में कौन सा ब्राह्मी में। सीधे से सिंपल से अभी चले जाइए पाकिस्तान में चलते हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में जाहिर की बात है उर्दू भाषा है, और उस समय भी ये जो 2 अभिलेख मिले हुए हैं, ठीक ना। एक सबसे ऊपर है, उसे कहते हैं मानसेहरा, ये कहते हैं मानसेहरा, ठीक ना। मानसेहरा जो जहां पर पाया गया है वो पेशावर पाकिस्तान में है, ठीक ना। तो मानसेहरा पेशावर के पास एक स्थान है, ठीक ना, वहीं पर ये मानसेहरा पाया गया है। तो मानसेहरा भी किस भाषा में लिखा हुआ है, ये खरोष्ठी में लिखा हुआ है। तो आ गया ना नाम। खरोष्ठी उल्टी भाषा में, मतलब उल्टी दिशा में लिखी जाती है, दाएं से बाएं जैसे उर्दू लिखी जाती है। और वैसे ही जो पाकिस्तान में है तो जाहिर बात है उर्दू के जैसे ही पहले खरोष्ठी रही होगी तो उस पे लिखते थे। मानसेहरा के बाद में यही आता है शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी। और ये जो शहबाजगढ़ी है, शहबाजगढ़ी, ये भी पाकिस्तान में ही है, और ये पड़ता है हजारा जिला, पाकिस्तान का हजारा जिला पड़ता है। और ये हजारा जिला वाला जो शहबाजगढ़ी है, ये भी कैसे लिखा हुआ है, खरोष्ठी में ही लिखा हुआ है। अब समझ सकते हैं ना कि ये 2 अभिलेख 8 में से 2 मिले हैं पाकिस्तान में, और ये दोनों मिले हैं खरोष्ठी लिपि में। क्यों? क्योंकि उर्दू भी ऐसे लिखी जाती थी, तो पाकिस्तान में लिखे ये दोनों मिले, तो ये भी उर्दू के जैसे ही थी, खरोष्ठी, तो खरोष्ठी। बाकी ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी कैसे लिखी जाती थी, हिंदी की जैसी। तो हिंदी के बाकी अभिलेख यहाँ मिले हुए हैं। हर हमने आपको बताया कि ये लगभग किनारा एरिया था जहां पर मिले हुए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं गुजरात में। एक स्थान जो है, जो शिलालेख है, मतलब एक मिला हुआ है गुजरात का, और गुजरात का आपको पता ही है, गुजरात का गिरनार अभिलेख बहुत मशहूर है, ठीक ना। तो यहां पर पड़ता है गिरनार शिलालेख। गिरनार शिलालेख कहां पर पड़ता है, गिरनार। तो ये आपको पता होना चाहिए, सौराष्ट्र जूनागढ़ पड़ता है यहाँ पर, जूनागढ़, ठीक ना, जूनागढ़ में पड़ता है गिरनार अभिलेख। तो ये एक हो गया शिलालेख, ठीक है ना। तो 3 हो गए, मानसेहरा पाकिस्तान के पेशावर में, और शहबाजगढ़ी हजारा जिला पाकिस्तान में, और तीसरा आप यहाँ पर आएंगे तो गिरनार में पड़ता है तक्षशिला, मतलब सॉरी, गिरनार में पड़ता है जूनागढ़ में गिरनार अभिलेख। तीसरा पड़ता है यहीं पर आंध्र प्रदेश पड़ता है, यहां पर इतना आता है। आंध्र प्रदेश का जो अभिलेख है, जिसे कहते हैं इर्रागुड़ी, क्या नाम है, इर्रागुड़ी, इर्रागुड़ी शिलालेख। ये कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। इर्रागुड़ी हो गया, गिरनार हो गया। तो गिरनार, इर्रागुड़ी, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा याद रहेंगे कि नहीं याद रहेंगे, पक्का याद रहेंगे ना। चलो, एक यहाँ पर महाराष्ट्र पड़ता है, बॉम्बे के पास में, यहाँ पर ये भी तटीय, देखिए तटीय है। यहाँ पर पड़ता है सोपारा, अभिलेख मिला हुआ है अशोक का, कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में।
सुपारा याद रहेगा, महाराष्ट्र गिरनार याद रहेगा, गुजरात का ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है जूनागढ़ में, और आंध्र प्रदेश का इर्रागुड़ी याद रहेगा। फिर उसके बाद में आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में दो एडिक्ट हैं, दो जो है अभिलेख हैं, और दोनों अभिलेख लगभग पास में ही हैं। एक धौली है, धौली पुरी जिला है उड़ीसा में, ठीक ना, ये उड़ीसा ही पड़ता है। यहाँ पर धौली पाया गया, नीचे पाया गया है जौगढ़। आपसे सिर्फ ये मिलान करने को आ सकता है, तो आप इनको बताइएगा। अशोक के लास्ट वाला जो काल था उसमें ये दोनों जीतने के बाद में यहाँ भी उसने गड़वा दिया अपने आदेशों को, और इन आदेश के माध्यम से जनता पढ़ती थी और ये कहती थी कि हाँ राजा का ये आदेश है, उसको मानती थी, ठीक है ना। जब नहीं मानती थी उसके लिए इसमें व्यवस्था की गई थी कि इतने इतने वर्ष में ये हमारे रज्जुक हैं, ये हमारे अधिकारी हैं, ये दौरा करेंगे और देखेंगे जो उदंडता करेगा उसको सजा दी जाएगी, ठीक है ना। तो जौगढ़ और धौली, तो ये जो जौगढ़ पड़ता है गंजाम जिला पड़ता है ना। एक बार गंजाम जिला पूछा गया था, और पुरी में धौली पड़ता। तो कितने हो गए? गिरनार हो गया, सुपारा हो गया, इर्रागुड़ी हो गया, जौगढ़ हो गया, धौली हो गया, 5 यहाँ हो गए, 6 7। एक और है, मात्र एक और है, और वो पड़ता है यहां पर, ये पड़ता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में करता है कालसी, ठीक ना, ये देहरादून के पास में पड़ता है, देहरादून, क्लियर ना। कालसी पड़ता है उत्तराखंड देहरादून में। तो क्लियर हो गया। अगर आप 8 से पूछे जाएं कि 8 अभिलेख कौन कौन से हैं, 8 स्थानों से जो मिले हुए हैं वो कौन कौन सी जगह पर हैं, तो सारे किनारे किनारे के लिए गुजरात में है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, और जो है उत्तराखंड में है, और फिर पाकिस्तान में है। तो ये मुझे लगता है आपको याद हो गए होंगे। याद हो गए कि नहीं? याद हो गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 अभिलेख, तो ये आपको याद रखने, इनको कहते हैं महाशिलालेख। अशोक के 14 शिलालेख जो मिले हुए हैं, 14 महाशिलालेख मिले हुए हैं, वो 8 जगह से मिले हुए हैं। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर गिरनार हो गया, सुपारा हो गया, इर्रागुड़ी हो गया, धौली हो गया, जौगढ़ हो गया, कालसी हो गया, ठीक है ना, साहिबाजगढ़ी और मानसेहरा हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, मानसेहरा, साहिबाजगढ़ी, कालसी, गिरनार, सुपारा, इर्रागुड़ी, धौली और जौगढ़, ये 8 जगह से मिले हुए हैं 8 बृहद शिलालेख। मतलब 14 बृहद शिलालेखों की जो श्रृंखला मिली है 8 स्थानों से, वो यही स्थान है। अब इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और भी हैं जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे पूछा जाता है निगलीवा कहां पर है। निगलीवा, आप ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था में मतलब आर्थिक अभिलेख कहते हैं इसको। आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। नाम क्या है? निगलीवा। निगलीवा स्तंभ लेख, ठीक है ना। अब ये कहां पड़ता है निगलीवा? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। निगलीवा और रुम्मनदेई का नाम आता है, तो ये तराई में पड़ते हैं, ये नेपाल में पड़ते हैं। एक निगलीवा पड़ता है और यहीं पर पड़ता है रुम्मिनदेई, ठीक ना, रुम्मिनदेई। अब रुम्मिनदेई और निगलीवा, ये 2 अभिलेख यहां से मिले। सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख रुम्मिनदेई है। रुम्मिनदेई में अशोक अपने 20वें वर्ष, ठीक ना, यहां पर पड़ता है लुम्बिनी ग्राम, ठीक ना, लुम्बिनी पड़ता है। यहां पर अपने 20वें वर्ष में दौरा किया था और लुम्बिनी ग्राम को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया था, कर मुक्त कर दिया था। लेकिन यहां आस पड़ोस में टैक्स भी कम कर दिया था, 1/6 से 1/8 कर दिया था। तो ये जानकारी मिल गई कि अशोक के समय में जो भू राजस्व लगान वसूली थी या भू राजस्व वसूली थी वो 1/6 थी। सारे देश में 1/6 थी, लेकिन लुम्बिनी में क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो यहां पर इन्होंने 1/6 की जगह 1/8 कर दिया था। यह जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? रुम्मिनदेई अभिलेख देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। इसी के साथ में निगलीवा एकदम नजदीक में आता है, इसे याद रखिएगा। दूसरी चीज, ये खरोष्ठी लिपि में है, ये आपको याद रखना है। और ध्यान रखिएगा, यहां पर एक कांधार अभिलेख पाया जाता है, ठीक है ना। अभी भी ये है, ये शिलालेख है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो अभिलेख कांधार में है इसे कहते हैं सरएकुना। क्या बोलते हैं इसको? सरएकुना। तो ये याद रखना है, सरएकुना। इसको बहुत बार पूछा गया है। इसको द्विभाषी अभिलेख कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विभाषी अभिलेख है। इसमें 2 भाषाएं लिखी हैं, ठीक ना। यहां पर जो सरेकुना अभिलेख पड़ता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, ठीक ना, और ये पड़ता कहां पर? अफगानिस्तान भी आएगा और अफगानिस्तान नहीं आएगा तो कांधार आएगा, ठीक
ना, कांधार, ये पूरा का पूरा बॉर्डर पड़ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। सरेकुना अभिलेख यहाँ है। ये सरेकुना जो अभिलेख है ये द्विभाषी अभिलेख है। अब आपसे पूछा जाएगा सर यहाँ तो आपने बताया खरोष्ठी लिपि पाई गई है, यहाँ पर खरोष्ठी में लिखा हुआ है, खरोष्ठी में है, ये सारे के सारे ब्राह्मी में है, ये किस भाषा में है? दो भाषी है, तो मतलब कौन कौन सी भाषाएं? और ध्यान रखना खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों नहीं है, तो मतलब अशोक के अभिलेख 4 भाषाओं में मिले हैं क्या? याद रखना चाहिए कि नहीं? तो ध्यान रखना है यहां पर जो भाषा मिली हुई है वो ग्रीक मिली हुई है, ग्रीक, ठीक ना, यूनानी भाषा मिली हुई। ग्रीक को आप यूनानी कह सकते हैं, यूनानी भाषा मिली हुई है, और इसी के साथ में आरमेइक मिली है। आरमेइक मतलब आप समझ गए कि यहाँ पर ग्रीक और आरमेइक 2 भाषाएं और मिली हैं, किसमें? सरेकुना में। सरेकुना अफगानिस्तान, द्विभाषी अभिलेख कांधार वाला क्षेत्र आता है। तो आपके टोटल जो अभी अभिलेख आपको अशोक के मिले उसमें ब्राह्मी सबसे ज्यादा मिली है, सब जगह पर ब्राह्मी मिली है, चाहे वो छोटे वाले अभिलेख हों, शिलालेख हों, स्तंभ लेख हों, सब में, चाहे गुफा लेख हो, उसमें ब्राह्मी ही प्रयोग किया गया है। लेकिन पाकिस्तान में उर्दू वाले टाइप का खरोष्ठी में मिला हुआ है, और यहीं पर अफगानिस्तान में मिला हुआ है। तो आरमेइक और ग्रीक, आरमेइक यूनानी, आरमेइक ग्रीक, ये इस तरह से आएगा। तो इसे आपको देखना है कि ये द्विभाषी अभिलेख है। सरेकुना बहुत बार पूछा गया है, तो भैया सारे लोग आप याद रखेंगे ये जो 3 अभिलेख बड़े खतरनाक हैं। एक सरेकुना द्विभाषी अभिलेख है, एक मानसेहरा है, एक शहबाजगढ़ी है, ठीक ना। रुमिनदेही अभिलेख इसलिए याद रखेंगे क्योंकि 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक गांव में जाकर के अशोक ने यहां पर गया और 20वें वर्ष ये जो टैक्स होता था, राजस्व व्यवस्था थी, उसको यहां पर छूट दे दी, है ना, कम कर दिया। तो ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। तीसरा एक स्तंभ लेख आता है यहां पर कौसाम्बी वाला, ठीक ना, कौसाम्बी का, कौसाम्बी को ही प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, ठीक ना, प्रयाग अभिलेख कहते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने आपको बताया है यहां पर अशोक का अभिलेख है, यही इसी पिलर में समुद्रगुप्त का है, समुद्रगुप्त का है, इसी में जहांगीर का भी है, जहांगीर का है अशोक अकबर के समय में, ठीक ना, अकबर के समय ही ये कौसाम्बी से, अब ये कौसाम्बी में पहले था क्योंकि इलाहाबाद राजधानी हो गई थी, तो ये कौसाम्बी से उखाड़ करके इसको प्रयागराज ले आए थे। तो प्रयाग प्रशस्ति इसी को कहते हैं, इसी को कौसाम्बी अभिलेख कहते हैं, और इनमें तीनों शासकों के नाम लिखे। तीसरी बात इसमें क्या है, इसी अभिलेख को रानी अभिलेख भी कहते हैं, ठीक ना, रानी का अभिलेख भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसी अभिलेख में ये कहा गया है कि एक अशोक की रानी थी, उसका नाम था कारुवाकी। कारुवाकी ने दान दिया था, और वो दान की जो है चर्चा इस अभिलेख में की गई, इसीलिए इसके रानी का अभिलेख भी इसी को कहते हैं, अशोक के अभिलेख को, ठीक है ना। और रानी के साथ में इसके पुत्र दशरथ का भी उल्लेख है, दशरथ का भी उल्लेख। तो ये क्लियर हो गया ना कि जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में है ये भी महत्वपूर्ण है। यहीं पर बगल में पड़ता है सारनाथ। सारनाथ जो पड़ता है, मैं इसमें थोड़ा सा अलग मुझे करना चाहिए था, जो ये सारनाथ अभिलेख पड़ता है ये सारनाथ स्तंभ लेख है, ठीक ना, सारनाथ का स्तंभ लेख है। आपको पता है भारत का प्रतीक चिन्ह जो शेर हैं उनकी जो प्रतीक है वो यहीं से लिए गए, मैंने इसके पहले मैप में दिखाया था। तो सारनाथ इसलिए प्रसिद्ध हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर कौसाम्बी पड़ता है, ये स्तंभ लेख है, ये हो गया। रुमिनदेही स्तंभ लेख है, निगलीवा स्तंभ लेख है, सरेकुना स्तंभ लेख है। तो ये आपके स्तंभ लेख हो गए, ठीक है ना। उसके पहले आपने देखा कि अशोक के 8 स्थानों से बृहद शिलालेख मिले हुए हैं। चलो 2-1 चीजें और मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, तो मुझे लगता है वो भी कर लेना चाहिए। यहां पर दिल्ली पड़ता है, ये दिल्ली है, और दिल्ली के पास यहां पर पड़ता है मेरठ। मेरठ में स्तंभ लेख मिला हुआ है, और टोपरा पड़ता है हरियाणा में। कहां पड़ता है? टोपरा पड़ता है हरियाणा में। ध्यान रखना फिरोज तुगलक ने जो है, फिरोज शाह तुगलक इसने इन जो है टोपरा मेरठ वाले अभिलेख को भी, है ना, मेरठ से लेकर के दिल्ली आया था, और टोपरा वाले को खुदा करके उठवा करके दिल्ली। आज की डेट में ये दोनों दिल्ली मेरठ या दिल्ली टोपरा अभिलेख के नाम से जाने जाते हैं, और जिनको फिरोज शाह तुगलक ने अपने कार्यकाल में दोनों को उठवा करके यहाँ ले आया था। अब इनको बड़ी वो पड़ी रहती थी कि जरा हम भी पढ़ें आखिर क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, कैसे, ठीक ना। तो ये सारे करते थे। उसके बाद में
दो अभिलेख आपको और याद रखने हैं। एक और ये अभिलेख जो दोनों हैं, एक और पहले राजस्थान का देख लीजिए। राजस्थान का भाब्रू स्तंभ लेख है, ठीक ना। भाब्रू में जानकारी क्या मिलती है, बताया गया है कि अशोक पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक ना। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और भाब्रू शिलालेख में पड़ता है, क्योंकि यहीं पर इसने धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और क्या होता है, और होता है बौद्धम शरणम गच्छामि। तो ठीक ना, धम्म की शरण में जाते हैं, संघ की शरण में जाते हैं, बौद्ध की शरण में जाते हैं। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, भाब्रू राजस्थान से मिलती है, ठीक ना। राजस्थान में ये अभिलेख मिला, यहां से जानकारी। देखिए मैं सारे नहीं बता रहा हूं, सारे तो आप रेगुलर वाली क्लास में पढ़ते ही हैं, है ना। हमारी जो पेड वाली क्लास चलती है उसमें सारे आप पढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं, इनकी सारी चीजें एक एक करके आपको बताई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग वो पॉइंट जरूर आपको बता रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपके जो पेपर है ना उसमें अगर आएंगे तो क्लिक हो जाएगा, लगभग क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। तो ये अशोक का, और ध्यान रखना अशोक के नाम कई बार पूछे जाते हैं कि अशोक का नाम उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है होमवर्क है, और जरा जितने लोग हमारा इस वीडियो देखेंगे वो अशोक के नामों का उल्लेख कितनी जगह पर है या किस नाम से है उसको आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर भाब्रू शिलालेख में अशोक के बौद्ध अनुयायी होने का प्रतीक मिलता है। धम्मम शरणम गच्छामि, बौद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उसी के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के दो अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जानते हैं उसमें अन्न भंडारण के लिए वो प्रसिद्ध हैं कि अकाल के समय पर उनमें अन्न भंडारण की जानकारी मिलती है कि कहां पर कौन सा अन्न भंडारण किया जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक ना। गोरखपुर वाले समझ रहे होंगे। गोरखपुर में चंद्रगुप्त मौर्य का एक अभिलेख मिला हुआ है जिसे कहते हैं शाह गौरा, नाम बहुत अच्छे से याद होगा। शाह गौरा अभिलेख मिला हुआ है कहां से, उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है, और ये मिला हुआ है गोरखपुर से। यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने यह आदेश दिया था कि अकाल के समय पर जो अनाज भंडारण किया जाएगा वो कैसे कैसे किया जाएगा, उसका वितरण कैसे कैसे होगा। तो अन्न भंडार की जानकारी होती गोरखपुर से, जो शाहगौरा अभिलेख है। और एक अभिलेख बंगाल से मिला हुआ है ना, बांग्लादेश से मिला हुआ है। उस समय पर बंगाल होता था, आज का बांग्लादेश है। यहां से मिला हुआ है, इसे कहते हैं महास्थान। तो शाहगौरा और महास्थान दो अभिलेख ऐसे हैं जहां से अन्न भंडारण की, ठीक ना, अन्न भंडारण की जानकारी मिलती है, ठीक ना, कि अकाल के समय पर किस तरह से जनता की सेवा की जाती थी। तो ये दोनों याद रखिएगा। और ये अन्न भंडारण की जानकारी जो महास्थान से मिली हुई है, महास्थान की जानकारी से ये भी जानकारी होती है कि भाई अशोक तो यहाँ शासन कर रहा था मौर्य, तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य मतलब बंगाल भी इसके कब्जे में था। उसके बाद में इसी महास्थान से ही जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ये अपना राजपाट त्याग करके सीधे श्रवणबेलगोला चला आया था, ठीक ना। श्रवणबेलगोला आ गया था जहां पर उसने जो है संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे। इसी जानकारी मतलब यही जानकारी मिलती है। संलेखना, अब आपको संलेखना आ गया कि संलेखना से अपने प्राण त्यागे, और आपको पता है कि संलेखना भूख बिना खाए पिए जान देना होता है। तो मतलब ये जैन धर्म की परंपरा है, ठीक ना। आपने देखा कि जैन धर्म को लास्ट में अपना लिया था, बाद में अशोक आया तो बौद्ध था। तो मतलब एक ही साम्राज्य में पिता कुछ और धर्म को मानता है, बेटा कुछ और धर्म को मान करके प्रचार प्रसार करता है। ये सारी चीजें आप इसमें मिल जाएंगी। बस एक लास्ट में और देख लीजिए, यहाँ पर पाया गया है सांची का स्तूप और सांची का स्तंभ लेख। बस मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो कमेंट करिएगा कि अगला बूस्टर किससे चाहिए, और लिखेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको मैप बेस बना करके समझा करके आपको दें, और आप अपने परीक्षा में इसको अप्लाई करें और नंबर लें और मिशन सचिवालय को सफल बनाएं। आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।